हेलो एवरीवन, वेलकम टू JPIS प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे बायोलॉजी के लास्ट क्लास में जो मैंने बात की थी आपसे, जैसे कि मैंने सेल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखाया था, जो बेसिक्स ऑर्गेनल आपको जानने की जरूरत है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया, एक तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आपको सेल में दिखाया, गोल्जी बॉडी को दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया, क्लोरोप्लास्ट को दिखाया, कुछ ऑर्गेनल्स आपने देखा। कुछ द्रव्य पदार्थ है, कुछ लिक्विड हैं सेल के अंदर, जैसे प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है और हाइलोप्लाज्म है, और भी लिक्विड होते हैं जो मतलब कि आपको जितना जानना जरूरी है मैं उतना जरूर आपको बताऊंगा। ओवर नहीं बताना है आपको, क्योंकि वो ज्यादा जरूरत नहीं है आपको जानना। वो चीजें जो एक्स्ट्रा है, जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, उसको एकदम नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वही पढ़ेंगे, जो आते हैं वही पढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। किसी भी फील्ड को आप उठा लो, ठीक है ना, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ या साइंस टेक पढ़ा रहा हूँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, किसी भी दुनिया को उठा लो। ज्योग्राफी तो अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, ज्योग्राफी, ठीक है। जब मैं आऊंगा ज्योग्राफी लेके तो आपको फील होगी कि वो इतनी बड़ी दुनिया है कि मैं मतलब मुझे रोकना पड़ेगा। आपके ऑप्शनल के लिए भी बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी का ऑप्शनल में भी। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी का ऑप्शनल में बस वो सबसे ज्यादा है, उससे भी बढ़ के है। आपने ज्योग्राफी यहाँ की पढ़ी है, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान यहाँ की पढ़ी है। मैं मार्स की भी थोड़ा टच दूंगा आपको, थोड़ा सा मैं जुपिटर की टच दूंगा, वैसे जुपिटर पे नहीं, मार्स की टच दूंगा, वीनस की टच दूंगा कि वहां की जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। क्या वहां की जियोमॉर्फोलॉजी को समझ के हम कुछ आकलन कर सकते हैं क्या? कुछ तो ऐसा भी है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको दूसरे प्लैनेट्स की जियोमॉर्फोलॉजी की बात करूंगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ, कुछ रिलीफ देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे वाटर कभी हुआ रहा होगा। आइस की रिलीफ भी होती है, जब आप पढ़ोगे जियोमॉर्फोलॉजी में हमसे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि फ्लूवियल प्रोसेस क्या होती हैं। और आप क्या कहते हैं, आइस की जो प्रोसेस होती है, आइस के माध्यम से जो आपको लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो कैसे लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो पेरीग्लेशियल प्रोसेस क्या होते हैं, ग्लेशियल प्रोसेस क्या होती है, मरीन प्रोसेस क्या होती हैं, 6 प्रकार की प्रोसेस होती हैं, कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, तो ये मैं आपको आज मैं बता रहा हूं। क्या जो मैंने ऑर्गेनल वगैरह ड्रॉ किया, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग को पढ़ना है। क्यों पढ़ना माइटोकॉन्ड्रिया? अगर किसी को पता हो, थ्री पैरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट यूके में आया था और बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी उस पे। तो थ्री पैरेंट बेबी के कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊं कुछ की प्रॉब्लम क्या थी, और बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताऊंगा। बट आज जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे इसी से रिलेटेड कुछ था, वो था माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट था, इसके चक्कर में बेबी की डेथ हो जा रही थी, क्योंकि डेवलपिंग बेबी की नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रही थी। डेवलपिंग बेबी की नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रही थी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट था। तो थ्री पेरेंट बेबी की कॉन्सेप्ट समझोगे। जिनको जानना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहां से आए, आप जानते हो कि आर्यंस कहां से आए, ठीक है। मैक्स मिलर की कॉन्सेप्ट आप जानते हो, WC जोन्स की जानते हो कि यूरोप से बताया था उन्होंने, वो ज्यादा मान्य नहीं है। मैक्स मिलर का कॉन्सेप्ट ज्यादा मान्य है कि सेंट्रल एशिया से आए थे, वो अपने आप में एक कहानी है। बट हड़प्पा सभ्यता के लोग कहां से आए थे, तो जब आपको ये जानना होगा मैं बताऊंगा, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में बताऊंगा आपको, ठीक है, क्या हुई है। उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की कॉन्सेप्ट आएगी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ट्रैक किया गया है, वो भी कॉन्सेप्ट आएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी एंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में उतना बताऊंगा ताकि आपका, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लिंकिंग करके आ रहे हैं, लिंकिंग चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ आइसोलेट करके नहीं पढ़ना है अपने को, बस यहां पढ़ लिए माइटोकॉन्ड्रिया, बस यही या यूज है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, कैसे मैं दिखाऊंगा। वो डीएनए कुछ जीन रखे होंगे, जीन तो कुछ तो होता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी जीन होते हैं सारे के सारे मदर से आते हैं, हमारे फादर से वो जीन नहीं मिलते हैं हमें। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीन होता है वो मदर से आता है हम लोगों के अंदर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि सेल, ठीक है। तो सेल में मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दी। सेल में आपको मैंने बताया था कि सेल में कितने पार्ट होते हैं, प्रोटोप्लाज्म की बात की थी, साइटोप्लाज्म की बात की थी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूं ताकि मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं। उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पहले, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। ये कुछ हमको ऑर्गेनल पढ़ने हैं। उसके बाद तुरंत हम लोग शिफ्ट करेंगे कहाँ, फिजियोलॉजी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजों कंप्लीट करना है पूरा।
जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी तंत्र होते हैं। और न्यूट्रिशन में अलग से कवर कर रहा हूँ, आपको पता होगा न्यूट्रिशन में अलग से कवर कर रहा हूँ, वो वीडियो अलग से आ रही है। कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट करेंगे, मिनरल्स विटामिन वगैरह सब कंप्लीट करेंगे वहां पे, ठीक है। अलग से जो वीडियो आ रही है आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सेल में आपको मैं बताऊं तो सेल के अंदर क्या है एक्चुअली, तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में वही है सेल के अंदर। तो सेल में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल है। मैं प्रोटोप्लाज्म आपको अभी समझाऊंगा, बट अभी डिस्क्रिप्शन देखो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये एक जीव द्रव्य है, जीव, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है, एक लिविंग मटेरियल है सेल का, ठीक है। और इसके अंदर क्या डिवीजन है, साइटोप्लाज्म, इसी के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, इसी का भाग है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहां होगा, मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर ये द्रव्य है। साइटोप्लाज्म कहां है, साइटोप्लाज्म, अगर ये आपको पता होगा कि ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये पार्ट क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली है ये, ठीक है। मैंने तो ड्रॉ किया है, थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूं। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस आप जानते हो एक्चुअली न्यूक्लियस कैसा होता है, पोरस होता है, लेकिन हम लोग बना देते हैं ऐसे, बट पोरस मैंने फिगर ड्रॉ करके आपको दिया है। तो इसके अंदर का द्रव पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाहर का ये जितना है, इसके बाहर का ये जितना है वो साइटोप्लाज्म, और पूरा कितना है, पूरा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब इसके अंदर का द्रव है और ये पूरा जो इसके बाहर वाला, इस सारे को मिला क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म आपको कोई पूछे सीधा ऐसे क्या है, तो आप बताओगे साइटोप्लाज्म, मतलब ये वाला, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म की आउटर बाउंड्री क्या है, ये देखो ये वाली क्या, सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री है प्रोटोप्लाज्म की। जीव द्रव्य का आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है, अब सेल मेम्ब्रेन की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत इसके मॉडल्स है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल है, बहुत मॉडल है इसके अंदर, ठीक है। बट आप इतना ध्यान रखोगे कि ये प्रोटीन प्लस लिपिड का बना हुआ है, ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना हुआ है। लिपिड भी बहुत प्रकार के हैं, अगर आपको जानना ही है थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं। ग्लाइकोलिपिड है इसके अंदर, ये आप पढ़ोगे मुझसे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा लिपिड्स वगैरह, फैट पढ़ाऊंगा तब। फॉस्फोलिपिड है इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। बस ये दो लिपिड याद रखो, लिपिड है, प्रोटीन है, इन दो चीज से मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है कोशिका झिल्ली, लिपिड प्लस प्रोटीन। और कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, इसका आपको यही समझ सकते हो कि लिपिड की परसेंटेज नॉर्मली आपको देखोगे तो ऑन एन एवरेज लिपिड ज्यादा मिलेगा और प्रोटीन थोड़ा कम है, लेकिन कहीं कहीं आपको यह भी मिलेगा कि प्रोटीन ज्यादा है लिपिड कम है। तो ये ऑन एन एवरेज की बात है, प्रोटीन लिपिड का ही मेन कंट्रीब्यूशन है सेल मेम्ब्रेन में। जैसे न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन आपने सुना होगा, तंत्रिका जो न्यूरॉन्स होती हैं उसमें लिपिड ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में। न्यूरॉन भी एक कोशिका है, न्यूरॉन सेल, उसकी भी सेल मेम्ब्रेन होगी ऐसा, उसमें लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन कम है, ठीक है। तो ये प्रोटीन लिपिड से ही मिलकर बने हुए हैं। और उसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर और भी, जैसे ये गेट है, गेट अंदर, बाहर से अंदर कोई चीज आना है तो ये गेट को पार करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन की गेट में। इस गेट में बहुत सारा चैनल भी है, चैनल समझते हो ना, पानी जाने का रास्ता, एक तरीके से आपने सुना है चैनल बनती है, तो चैनल भी है, प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन जाने का रास्ता। एक्वा चैनल्स, एक्वा पोरिंस होते हैं, एक्वा पोरिंस, एक्वा मतलब वाटर, पोरिंस मतलब छेद, पानी आने जाने का चैनल, रास्ता, इसके अंदर सब एम्बेडेड है, धसा हुआ है, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारा चीज इसके अंदर है, कॉम्प्लिकेटेड है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की गई थी, तब जाके इसके अंदर में पता चला कि भैया बहुत सारी चीजें हैं। बट आप इतना ध्यान रखोगे, प्रोटीन लिपिड है, ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड, दो आपको मैंने लिपिड बता दिया कि लिपिड में भी कौन सा लिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन की कहानी है कि सेल मेम्ब्रेन इस चीज से बना हुआ है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक तरीके का गेट है जिसके अंदर प्रोटीन चैनल्स है, प्रोटीन को आने जाने के लिए, यहां से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, और एक्वापोरिन्स है पानी को आने जाने के लिए, ठीक है। और एक तरीके से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि प्रोटीन को आने जाने देगी, कुछ वाटर को आने जाने देगी, हर चीज नहीं पार कर जाएगा इसको, सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिव है,
हर चीज का नहीं है, फुल्ली परमिएबल नहीं है कि बस जो होता है ना परमिएबिलिटी, जानते हो ना कि आना जाना, आर पार कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल है मतलब कि सेलेक्टिव चीज है जो आ सकती है जा सकती है, सेलेक्टिव। जैसे प्रोटीन चैनल्स है तो प्रोटीन को आने जाने के लिए, एक्वापोरिन्स है वो भी इसमें धंसे हुए एक्वापोरिन्स, वो पानी आर पार करने के लिए, आने जाने के लिए वाटर को, तो सेलेक्टिवली चीजों को प्रिफर करती है। हर चीज घुस नहीं सकता है और हर चीज बाहर नहीं जा पाएगा सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं मेम्ब्रेन को, है ना। हर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है, ठीक है, आप जानते हो। तो ये, और आप ऑस्मोसिस जिसे कराते हो, ऑस्मोसिस, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, अगर आपने नाम सुना होगा आरओ, तो रिवर्स ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने सुना होगा नाम, बट ये सेमी नहीं है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ चीज को आने दे रही है, हर चीज नहीं आ पाएगा, हर चीज इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेलेक्टिव है, चीजों को सेलेक्टिवली आने जाने दे रही है। ये जो मेम्ब्रेन की बात की है मैंने, इतना आपको बता दिया, बस इतना आपको सफिशिएंट है। आमतौर पे आपको इतना बताया नहीं जाता है, बट आपको इतना जान लिए तो आपके लिए एक रहेगा कि आप कुछ जानते हो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। और ये आपको प्रोटोप्लाज्म पूरी की पूरी द्रव, साइटोप्लाज्म ये वाला, और अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिलकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और साइटोप्लाज्म के अंदर अगर बात करूं, साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म की बात करोगे तो साइटोप्लाज्म में, ये अगर साइटोप्लाज्म को ले लूं, ये मिटा दूं, तो साइटोप्लाज्म में क्या है, पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी, वो सारे इसमें तैर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनल्स इसमें मिल जाएंगे। कोशिकांग, कोशिकांग लिखेंगे हिंदी में, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है लिखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्गेनल्स के अलावा जो कोशिकांग तैर रहे हैं, उसके अलावा जो पार्ट है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हाइलोप्लाज्म, ठीक है। ए भी रहता है, ए हटा भी सकते हो, हाइलोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। सेल ऑर्गेनल्स को हटा दो, जो पार्ट बचेगा साइटोप्लाज्म का, वो हाइलोप्लाज्म कहा जाएगा, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स को हटा दो, जो ऑर्गेनल्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसको हटा दो साइटोप्लाज्म में से, इसमें से, तो जो बचेगा हाइलोप्लाज्म होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डिवीजन और भी बहुत सारी चीजें हैं, मीजोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, बहुत सारी डिवीजन है, बट वो आपको नहीं जानना है, ठीक है। एक साइटो प्लाज्म होती है, ये तो समझ लिए, कोशिका द्रव। एक प्रोटोप्लाज्म होती है, एक प्रोटोप्लास्ट भी होती है। प्रोटोप्लास्ट किसी ने सुना होगा, प्रोटोप्लास्ट, तो आपको पता होगा कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में कुछ डिफरेंस होती है, कुछ डिफरेंस है प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट में, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है, बट ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन इतना तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सेल पढ़ रहे हो यार, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो थोड़ा तो पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनल कंप्लीट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारा एनवायरमेंट इकोलॉजी में यूज होने वाले हैं, अलग अलग चीजों में मैं यूज करूंगा, बायोटेक में यूज करूंगा, इसलिए पढ़ना भी है उसको, और जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है। जो आपके एग्जाम में आया गया है, आज तक क्वेश्चन बने हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें कितना यूज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, उतना तक पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैं पढ़ा दूं फिर आप किताब से पढ़ने लगो, सर ने कम बताया, तो जितना जरूरत है उतना तो जरूर बताऊंगा आपको, जरूरत नहीं है फिर आपको कि इधर उधर आप घूमें, ठीक है ना। सफिशिएंट है, विश्वास करके चले, उतना ही दूंगा जितना आपके एग्जाम में आता है और जरूरत है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये नाम किसी ने अगर सुना है तो प्रोटोप्लास्ट आपको दिक्कत की होगी कि प्रोटोप्लास्ट है क्या एक्चुअली। तो ये सेल को अगर मैं बताऊं, ये प्रोटोप्लास्ट समझाने के लिए, ये सेल ले लो, एक कोशिका, ठीक है, और ये सेल वॉल हो गया। मैंने एक क्लास में आपको अलग से बता चुका हूं, इसमें मैं प्रोटोप्लास्ट समझाने जा रहा हूं। प्रोटोप्लास्ट कुछ समझ में आ रही है। सेल में अगर सेल वॉल हटा दो, अगर है सेल वॉल, जैसे कि फंगस में सेल वॉल होती है, जैसे कि प्लांट में सेल वॉल होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, अगर है सेल वॉल तो सेल वॉल हटा दो, जो बचेगा सेल का पार्ट वो प्रोटोप्लास्ट है। और इसी प्रोटोप्लास्ट में डिवीजन फिर किया गया है, इसी प्रोटोप्लास्ट में डिवीजन फिर किया गया है, और उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी है। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, जो आपने प्रोटोप्लाज्म सीखा ना, देखो ऐसे डिवीजन भी किया जा सकता है उसका, ठीक है। सेल वाल हटा दो, सेल में जो बच रहा है ये वाला पोर्शन प्रोटोप्लास्ट, उसमें प्रोटोप्लाज्म भी है। और नॉन लिविंग इंक्लूजन, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स, कुछ ऐसे चीज भी है जो प्रोटोप्लास्ट में तैर रही है, जैसे कि वैक्यूल, जैसे मैंने बताया था ना, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, ठीक है। वैक्यूल एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने वैक्यूल बताया था आपको, याद होगा।
वैक्यूल रिक्तिकाएं जो होती हैं खाली है, सेल सैप भरा हुआ, उसके अंदर शुगर हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऐसे सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज इसमें भरा होता है, इसको सेल सैप बोलते हैं। ये नॉन लिविंग है, इसको हटा दो जो बचा प्रोटोप्लास्ट में से, इसको हटा दो जो बचा प्रोटोप्लाज्म। तो सेल में से सेल वाल हटा दो तो बचा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से नॉन लिविंग वाला पोर्शन हटा दो, जो जैसे वैक्यूल होते हैं, मैंने बताया है वैक्यूल में, वो हटा दो तो जो बचा प्रोटोप्लाज्म। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो सकती है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, मैंने बताया आपको, प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। बस ये कहानी वही हो जाएगी जो मैंने पहले बताया था, ये प्रोटोप्लाज्म की कहानी वही होगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में बटा हुआ है प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये प्रोटोप्लास्ट की कहानी है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस है ना, डिफरेंस तो है, जाहिर सी बात है, प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, ये भी पोर्शन प्रोटोप्लास्ट में आती है। ये हटा दोगे प्रोटोप्लास्ट में से तो बचेगा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ठीक है। और बाकी इसकी कहानी तो आप जानते ही हो, ठीक है, जीव द्रव्य की कहानी। ये आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी आपका सब काम फिनिश है, आपको सब कुछ पता चल चुका। सेल मेम्ब्रेन भी मैंने आपको बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा है जो गेट की तरह काम करता है, हर चीज को अंदर आने नहीं देगा, हर चीज को अंदर से बाहर जाने नहीं देगा। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली क्या है भैया, उसमें प्रोटीन चैनल्स हैं, उसी में धसे हुए हैं प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन को आने जाने के लिए। उसमें एक्वापोरिन्स है, एक्वा मतलब कि वाटर, पोरिन मतलब छेद, पानी को आने जाने के लिए भी रास्ता है। हर चीज नहीं आ जा सकता, इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्शन है कि कौन आएगा कौन जाएगा, अंदर और अंदर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, सेल मेम्ब्रेन पे। तो इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है, ठीक है, समझ चुके हो। और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, नॉर्मली बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है एक्चुअली। उसमें अगर बात करें लिपिड में भी कैसा है, मैंने बताया फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये दो मैंने बताई। तो फॉस्फोलिपिड भी जो है ना वो बाई लेयर में है, दो लेयर में अरेंज है, ठीक है ना, उसी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। तो ये चीजें भी है, बट आपको उतना नहीं, जितना मैंने आपको ध्यान से अच्छे से बता दिया उतना ध्यान रखोगे। लिपिड प्रोटीन है, लिपिड में अगर बात करोगे तो फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है। लेकिन फॉस्फोलिपिड भी कैसे है, बाई लेयर अरेंज है, दो लेयर में अरेंज है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड दो लेयर में अरेंज है, ठीक है। तो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बोला जाता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, दो लेयर में अरेंज है, बस इतना आप ध्यान रखोगे काफी है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आपसे उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। सेल मेम्ब्रेन आपको हमेशा क्लियर रहेगा भैया कि हाँ सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर चीज को आने जाने नहीं देता है, प्रोटीन चैनल्स धसे हुए उसके अंदर, एक्वापोरिन्स उसके अंदर है, और उसके बाद प्रोटीन सब बना ही है, और लिपिड भी है उसके अंदर। लिपिड में ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, फॉस्फोलिपिड हो सकता है। फॉस्फोलिपिड भी बाई लेयर फॉस्फोलिपिड है, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड है। लिपिड क्या होते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे हैं आपको न्यूट्रिशन में, वहां सब पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, वहां सब कुछ चल रही है, अलग से जो वीडियो हमारी आ रही है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको कि प्रोटोप्लास्ट कभी सुनोगे तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी मैंने जैसे नीट वगैरह में जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे हाइलोप्लाज्म तो मैंने आपको बता दिया हाइलोप्लाज्म तक, उसमें मीजोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म भी कुछ होता है, ये सारी चीजें भी बतानी पड़ती है, लेकिन आपके एग्जाम में ना कभी आया है ना आएगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, इसके बारे में आपको जानना है, जीव द्रव्य के बारे में, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव्य, ठीक है। क्या है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मतलब क्या है, प्रिमिटिव, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, प्रोटो, प्रोकैरियोट, पता है प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्लाज्म मीन्स लिक्विड, ठीक है। तो कुछ प्रिमिटिव लिक्विड से ये जुड़ा हुआ है प्रोटोप्लाज्म, प्रिमिटिव लिक्विड से, ऐसा ये मतलब समझ में आती है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म की बात है तो प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया, पहली बार ऑब्जर्व किसने किया, ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया, ऑब्जर्वेशन होता है ना, ऑब्जर्व किया, देखा किसी ने, उसका नाम है कॉटी, है ना। इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था प्रोटोप्लाज्म को, समझ में आ गया। लेकिन डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे, डुजार्डिन ने डिस्कवर्ड किया था प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य को डिस्कवर्ड किया। लेकिन प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड किया, लेकिन नाम इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नहीं दिया था, नाम एक्चुअली डुजार्डिन ने सारकोड दिया था, सारकोड।
ये नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म तो बाद में आई है, ये जो शब्द है ना ये बाद में। बट ऑब्जर्व किया पहली बार प्रोटोप्लाज्म को किसने, इन्होंने, डुजैर्डिन ने डिस्कवर किया। लेकिन प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया था, नाम दिया था सार्कोड। प्रोटोप्लाज्म नाम किसी और ने दिया है, और प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो जेई पुरकिंजे ने दिया था। जेई पुरकिंजे, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, टर्म गिवन बाय, टर्म वाज गिवन बाय जेई पुरकिंजे। पुरकिंजे का आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसमें इनके बारे में आपको जानना है। कार्डियक मसल्स वगैरह होते हैं तो वहां पे भी आपको इनके बारे में, पुरकिंजे फाइबर वगैरह है वहां पे मैं आपको बताऊंगा पुरकिंजे के बारे में। बट नाम इसलिए पहले से जानना जरूरी है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, पुरकिंजे। खोजा किसने, डुजैर्डिन ने खोजा, लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं बोला था, उन्होंने उसका नाम सार्कोड रखा था। लेकिन बाद में उसी को सार्कोड जो है उसी को प्रोटोप्लाज्म बोला गया। जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म वो पुरकिंजे ने दिया। ऑब्जर्व किसने किया पहली बार, कॉटिन ने ऑब्जर्व। बोलते हैं ना कि देखा किसी ने, देखा किसी ने, नाम किसी ने दिया और क्रेडिट किसी और को गया। ऐसे ही कुछ होते रहता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो ऑब्जर्व हमने किया, डुजैर्डिन साहब ने डिस्कवर किया, नामकरण जो असली है प्रोटोप्लाज्म वो जेई पुरकिंजे ने दिया। तो ये चीज आपको तीन चीज याद रखनी है। और प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी भी है, प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत। प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया है, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट, और मैक्स स्कुर्ज, मैक्स स्कुर्जे बोलते हैं, ठीक है, स्कुर्जे, ठीक है, और स्कुर्ज। तो मैक्स स्कुर्ज ने प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत दिया है, ये प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, प्रोटो जीव द्रव्य सिद्धांत। ये पूछेगा कभी क्वेश्चन, आपको बता देना है, ठीक है। ये इतना चीज आपको पता होना चाहिए। अभी इतना खत्म नहीं हुआ प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य है, इसके बारे में जानना जरूरी है। हक्सले ने क्या कहा है इसके बारे में, जूलियन हक्सले ने, अगर नाम सुना हो आपने तो, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म एक जीव द्रव्य है, एक तरीके से लिविंग मटेरियल है, ठीक है ना। तो जूलियन हक्सले ने इसको बोला था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन की भौतिक इकाई है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। किसने बोला, जूलियन हक्सले। नाम याद रखना, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी आएंगे ये, ठीक है, नाम याद रखना। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जूलियन हक्सले, या आप इसको मेटेरियल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोल सकते हो प्रोटोप्लाज्म को। मेटेरियल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब जीवन की कौन सी मेटेरियल बेसिस है, मेटेरियल जानते हो ना, पदार्थ एक तरीके से, तो मेटेरियल बेसिस है कौन, जीवन की। तो लिविंग पार्ट है ये प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर का लिविंग पार्ट है, लिविंग फ्लूइड है, एक तरीके से द्रव है, लिविंग जीवित द्रव है। इसीलिए लाइफ की बात आ जाए, लाइफ मतलब जीवित है ना, तो लाइफ की, जीवन की भौतिक इकाई है। जूलियन हक्सले ने बोला था प्रोटोप्लाज्म भौतिक इकाई है जीवन की, ये आपको ध्यान रखना है प्रोटोप्लाज्म। और मटेरियल बेसिस ऑफ लाइफ भी कभी आ जाए कि मटेरियल बेसिस लाइफ कौन सा है, तो वो भी प्रोटोप्लाज्म को ही बोला जाता है, मटेरियल बेसिस, ठीक है, मटेरियल बेसिस ऑफ लाइफ, ये भी प्रोटोप्लाज्म को ही बोला जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, जूलियन हक्सले ने ये बोला था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। पहली बार ऑब्जर्व किसने किया, कॉटिन ने किया। प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किसने किया, डुजैर्डिन ने किया। लेकिन क्या बोला था, सार्कोड टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म तो जेई पुरकिंजे ने दिया है। और पुरकिंजे का नाम याद रखना, क्योंकि कार्डियक मसल्स में, कार्डियोलॉजी जब पढ़ाऊंगा आपको, हार्ट जब पढ़ाऊंगा, दिल, तो उसमें हृदय में मैं आपको पुरकिंजे फाइबर बताऊंगा, इन्हीं के नाम से है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया ये भी पता चल गया। अब आपको बताना है कि प्रोटोप्लाज्म है में, प्रोटोप्लाज्म में क्या है एक्चुअली। तो प्रोटोप्लाज्म में आपको प्रोटीन होगा, वाटर होगा, लिपिड होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा, ऐसी चीज है प्रोटोप्लाज्म में घुली मिली। तो प्रोटोप्लाज्म कैसा सॉल्यूशन है, आपसे सॉल्यूशन समझते हो ना, एक प्रोटोप्लाज्म में एक द्रव है, तो कोई भी द्रव है तो सॉल्यूशन होगा, कोई विलयन है, चीजें घुली हुई है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन आप मुझसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू एक्चुअल सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें आप नमक और पानी का घोल बनाइए तो ट्रू सॉल्यूशन होगा। एक तरीके का ये सॉल्यूशन है जो विलयन आप जानते हो, ठीक है। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे प्रोटीन एंड वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, जो मिश्रण होगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में, जीव द्रव में प्रोटीन
वाटर सब घुले हुए हैं, तो कैसा सॉल्यूशन होगा ये? कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो प्रोटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म कैसा सॉल्यूशन है? ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग कहोगे यार प्रोटोप्लाज्म ये तो बायोलॉजी में पढ़ा था और ये केमिस्ट्री पूछ रही है, सॉल्यूशन वगैरह तो केमिस्ट्री में होता है। तो लिंक है भैया, हर सब्जेक्ट की लिंकिंग है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब कि प्रोटीन वाटर मिले हुए हैं, मिश्रित है उसी में। ठीक है, प्रोटीन वाटर उसमें घुले हुए हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो ये इस प्रकार के सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी में नमक डाल दो, साल्ट डालो तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। एक सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलता है जिसमें पानी में मिट्टी डाल दो, सॉइल डाल दो तो सस्पेंशन सॉल्यूशन मिलेगा। उसमें सस्पेंडेड होती है ना, उसी में पानी में सस्पेंशन मतलब कि उसमें सस्पेंडेड होती है सॉइल पार्टिकल। मिट्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो मिट्टी और पानी का जो सॉल्यूशन होती है वो सस्पेंशन सॉल्यूशन होती है। बाकी सॉल्यूशन वगैरह पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही फिजिक्स में ही कवर करूंगा, केमिस्ट्री में ही कवर करूंगा, बायोलॉजी अभी हो रही है। ठीक है, साइंस टेक चल रही है, उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी होगी, साथ में उसके बाद ज्योग्राफी होगी, सारा कवर करूंगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आएगी, जियोलॉजी ऑप्शनल भी आएगी। ये सब कंप्लीट करने के बाद में भी अगर जल्दी हो जा रहा है, क्योंकि कंप्लीट करना है आपके एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करना है, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा लेक्चर की, 2-2, 3-3 लेक्चर पर डे आएंगी, कंप्लीट होगा, लेकिन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। इसके बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के दिन मैं बताऊंगा आपको मैं कि कितना क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बट आपको समझ में आ रही है कवरेज कैसा दे रहा हूं मैं, जस्ट जितनी कॉन्सेप्ट की जरूरत है और जितना होना चाहिए। तो ये समझ में आया, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, कोई भी लिक्विड है तो भाई उसकी पीएच भी तो होगी कि भैया एसिड है कि बेसिक है, ये भी तो हो सकता है ना। तो पीएच का भी क्वेश्चन पूछे इसका, तो स्लाइटली एसिडिक है ये। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है, जैसे कि इसका पीएच लगभग 6.8 के पास होता है। प्रोटोप्लाज्म जो द्रव्य है, जीवन का जो द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है, जो फिजिकल बेसिस है लाइफ की, लिविंग फ्लूइड है लाइफ का, लिविंग जीवित द्रव्य है लाइफ का, सेल के अंदर जीवित द्रव्य है एक तरीके से लाइफ का, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मैंने बोला, जूलियन हक्सले ने बोला था। उसकी जो पीएच है स्लाइटली एसिडिक है, अम्लीय की ओर है, बट स्लाइटली अम्लीय है। 6.8, 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है, आपको पता है, उदासीन, 7 पे न्यूट्रल, और 7 से आगे जाओगे तो बेसिक होने लगती है, क्षारीय होने लगती है, अल्कलाइन होने लगता है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्लाइटली अल्कलाइन होती है ब्लड, है ना, रक्त। तो मैं रक्त में पढ़ाऊंगा, उसका भी पीएच समझोगे। ठीक है, यहां पे इसका पीएच कितना है? इतना। पीएच क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता किसी लिक्विड में पीएच बताती है। यहाँ पे 6.8 है ये पीएच। ध्यान रखोगे, कभी क्वेश्चन फंस सकता है, ये आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना कि मैंने पढ़ाया नहीं, जो काम की चीजें वो पढ़ा दे रहा हूँ। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनेगा और बायोलॉजी में भी बन रहा है। ठीक है, तो ये बन सकती है और डिफरेंट पीएससी एग्जाम में आपको काम आएगी। यूपीएससी में नहीं भी पूछा जाएगा, यूपीएससी का तो वैसे कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूं जो, वो आपको काम आएगी। जो भी कॉन्सेप्ट है यूपीएससी में आएगा काम। ठीक है, और बाकी पीएससी वगैरह आप जानते हो, फैक्ट्स वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कवरेज दोनों का है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोनों एग्जाम देते हैं। केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की क्या है आपको पता है? अर्थ क्रस्ट की पूछी गई है पहले लोगों से कि कौन कौन से एलिमेंट पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी में भी कौन कौन से एलिमेंट पाई जाती है, बाय परसेंटेज वेट पूछा गया है। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल है लाइफ की, लिविंग फ्लूइड है लाइफ की, तो इसकी कंपोजिशन जानना जरूरी है। तो प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है? मैंने अभी बताया था कि प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन वाटर है, दो तो आपको पता चल गया। इसी की सॉल्यूशन, इसी का मिश्रण बना हुआ है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, रासायनिक संरचना क्या है जीव द्रव्य की, हिंदी में लिखेंगे रासायनिक संरचना क्या है जीव द्रव्य की, प्रोटोप्लाज्म कंपोजिशन। वैसे आपको दो चीज तो पता चल चुका है, परसेंटेज में बता दे रहा हूं आपको। प्रोटोप्लाज्म कंपोजिशन, संरचना क्या है जीव द्रव्य की, हिंदी में, हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जीव द्रव्य की संरचना क्या है? रासायनिक संरचना। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसको लिख लोगे, प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या क्या केमिकल रसायन उसमें घुले हुए हैं? 75 से 85% के आसपास, 70 से 90% के आसपास वाटर है। जूलियन हक्सले ने भी बोला था कि सबसे ज्यादा वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज्यादा पानी है, और पानी की महत्व आप समझ सकते हो। पानी एनर्जी नहीं देता है, लेकिन पानी की और भी काम होती है, मैंने बताया है। काम क्या क्या है मैं बताऊंगा, वो कार्बोहाइड्रेट की जो सीरीज चल रही है ना, उसमें। प्रोटोप्लाज्म 70 से 90%
वाटर है इसके अंदर, ठीक है। पानी सबसे ज्यादा है, ठीक है। पानी ही है जीवन के आधार। 10 से 20% प्रोटीन है। इसीलिए मैंने बोला था कि 10 से 20% प्रोटीन है, इसीलिए बोला था कि इन दोनों का मिश्रण बनेगा, घुलेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनती है, क्योंकि मेन पार्ट तो प्रोटोप्लाज्म में यही दोनों है। देख लो 70 से 80 90% पानी है, 10 से 20% वाटर है, 2 से 3% लिपिड है, 2 से 3% लिपिड है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा हूं वो भी सुन लो, 1% के आसपास कार्बोहाइड्रेट है इस प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। और 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है, इनऑर्गेनिक और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना, वो भी 1% के आसपास है। ये केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संरचना है हमारे जीव द्रव्य की, ठीक है। मेन तो यही दोनों है, इसी के कारण कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा प्रोटोप्लाज्म का बनता है, कोलाइडल विलयन बनता है, ठीक है। ध्यान रखोगे, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब एवरेज केमिकल कंपोजिशन सेल की क्या है, मैंने सेल पढ़ाया आपको, सेल की कंपोजिशन मैंने आपको नहीं बताई है। एवरेज बात करूंगा, एवरेज औसतन क्या कंपोजिशन है सेल की, क्योंकि अर्थ क्रस्ट की पूछी गई है, ह्यूमन बॉडी की पूछी जा चुकी है, अभी सेल पढ़ा रहा हूं, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा रहा हूं, इसकी कंपोजिशन बता दिया। जब अर्थ क्रस्ट पे आऊंगा वहां पे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएससी वगैरह में, आपको पता है। कंपोनेंट, ठीक है। ये मैं क्या बता रहा हूं, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, टोटल कोशिका के द्रव्यमान का, टोटल सेलुलर मास का कितना परसेंटेज कौन कौन से आपको यहां पे कंपोनेंट पाए जाएंगे सेल के अंदर, है ना। तो परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास मतलब सेल के पूरे द्रव्यमान का, सेल के पूरे भाग का कौन कौन सा कंपोनेंट कितना कितना परसेंट उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आपको वाटर भी यहां पे 70 से 90%, वाटर 70 से 90%, ठीक है। ये एवरेज बात कर रहा हूं, औसतन है, ये औसतन ही आपको जानना है, एग्जैक्ट कोई नहीं बुक लिखेगा, एक रेंज में है। वाटर 10 से 15% प्रोटीन है, वाटर कितना है ये हो गया, और प्रोटीन कितना है 10 से 15%। ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास, टोटल सेल के मास का इतना इतना कंपोनेंट आपके सेल में है, ठीक है। ये हो गया। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं 3%, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा भी रहा हूं, पढ़ते रहना, वो उतना ही दूंगा जो एग्जाम में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, 3%, ठीक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड वगैरह 2%, मतलब फैट होते हैं लिपिड एक तरीके का, मैं आपको समझाऊंगा, वैसे इसमें है चीजें, एकदम बोलना सही नहीं है कि लिपिड फैट है, बट नॉर्मली आप समझ सकते हो कि लिपिड फैट ही एक तरीके से, ठीक है। लिपिड 2%, ठीक है, बस इतना ध्यान रखोगे। ये आपका सॉल्यूशन, आपके टोटल सेलुलर मास, आपका कंपोनेंट ये पाए जाएंगे सेल के अंदर, ये चीजें इतने परसेंट में है। इससे पहले मैंने प्रोटोप्लाज्म का बताया था, जो सेल के अंदर का मेन लिविंग पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी भी बहुत होती है, आपको पता है। प्रोटोप्लाज्म कोलाइडल सॉल्यूशन आपने बोला, तो कोई भी सॉल्यूशन एक प्रॉपर्टी शो करता है, ब्राउनियन मूवमेंट होगा, रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, ब्राउनियन मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म में। ये सब्सटेंस एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है प्रोटोप्लाज्म में, इसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रोटोप्लाज्म से लाइट पास करोगे स्कैटर कर जाएगी। ये सारे इफेक्ट के आधार पर बोलते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन है प्रोटोप्लाज्म। कैसा विलयन है, कोलाइडल विलयन है ये, इसके आधार पे। और सोल जेल स्टेट के आधार पे, बहुत सारी चीजें, विस्कोसिटी के आधार पे, कोहेसिवनेस के आधार पे, बहुत सारा आधार है, तब जाकर बोलते हैं कि भैया कोलाइडल सॉल्यूशन है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। दो तो याद रखना, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट। टिंडल इफेक्ट, लाइट पास कराओगे इस सॉल्यूशन से तो स्कैटरिंग हो जाती है उसकी, बिखर जाती है इधर उधर लाइट, ठीक है। और एक है आपका ब्राउनियन मूवमेंट, रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट करते हैं, उसके अंदर जिगजैग मोशन होती है, जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल है ना, जो माइक्रोस्कोपिक, उसकी बात कर रहा हूं, तो ये ब्राउनियन मूवमेंट होती है, कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं। फिजिक्स का पार्ट है ब्राउनियन मूवमेंट, बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम लोगों ने बांट कर रखा है, सब एक दूसरे से मिली हुई है एक्चुअली, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बांट के रखा है, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है, ये चीजें इतना आप ध्यान रखेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। और प्रोटोप्लाज्म में मैंने आपको एलिमेंटल एनालिसिस नहीं कराई है, मैंने आपको प्रोटीन बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया, एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है प्रोटोप्लाज्म में, तो बाई मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार के आधार पे, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे
प्रोटोप्लाज्म में कौन सा एलिमेंट ज्यादा होगा? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन प्रोटोप्लाज्म, सबसे ज्यादा जीवद्रव्य में कौन सा एलिमेंट होगा? किसी को पता है? क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट है प्रोटोप्लाज्म में, 62% ऑक्सीजन है। ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तत्व कौन सा ज्यादा है प्रोटोप्लाज्म में? अभी तक हमने प्रोटीन समझा, कार्बोहाइड्रेट समझा, तत्व ये तत्व होते हैं ना, हाइड्रोजन तत्व है ना, वही पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन 62% है हमारे प्रोटोप्लाज्म में, बाई मॉलिक्यूलर वेट। सबसे एबंडेंट एलिमेंट है हमारे प्रोटोप्लाज्म का ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे कार्बन है 20%। ये प्रोटोप्लाज्म में आपकी मैंने ये दो एलिमेंट आप ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे कार्बन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन भी है 10% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ध्यान रखो क्योंकि हाइड्रोजन से डील करना है फ्यूल सेल वगैरह में, है ना। फ्यूल सेल पर होगा ना हाइड्रोजन, स्टीम रिफॉर्मिंग पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं मीथेन से हाइड्रोजन बनाऊंगा, उस हाइड्रोजन को मैं डालूंगा फ्यूल सेल में फ्यूल की तरह, सोच लो। तो आ रहा है वक्त साइंस टेक्नोलॉजी में, बहुत डिफरेंट मिलेगी, और दुख दर्द मैं दूर करूंगा साइंस टेक्नोलॉजी का, इस पूरे देश का। जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि साइंस टेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं मिल पा रही, मैं उस दुख को दूर कर दूंगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं, इतना मुझे पूरा विश्वास है अपनी उस स्टडीज पे जो मैंने इतने सालों से की है, और जो मैंने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है हर चैप्टर को, चाहे वो स्पेस साइंस हो, एनर्जी हो, तो आपको मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, बस आप लगे रहें, विश्वास करें, मैं एग्जाम में आपका ऐसा दूंगा कि आप टॉप नहीं, टॉप से भी ऊपर जो करना हो वो भी कर सकते हैं। आप एग्जाम जाकर लिख के आना जो मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ रही है, कवरेज समझ में आ रही होगी आपको, मैंने जो दिया है आपको। ऑक्सीजन हमारा सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म में एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन तीसरे नंबर। बस इन तीन याद रखना, नाइट्रोजन भी है 3% के आसपास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 3%। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। ये हो गई आपकी पूरी कहानी, और पीएच भी मैंने बता दिया 6.8 के आसपास है, उसमें भी वेरिएशन होती है 6.8, 6.9, उसमें भी वेरिएशन है प्लस माइनस 0.2 का। प्रोटोप्लाज्म की पीएच की बात कर रहा हूं, बट स्लाइटली एसिडिक ही है, स्लाइटली अम्लीय है ना, अम्लीय है स्लाइटली। ठीक है, क्योंकि 7 पे तो उदासीन हो जाता है ना, न्यूट्रल हो जाती है। आपको पता होगा पीएच की कहानी थोड़ी बहुत, अदरवाइज मैं केमिस्ट्री में अलग अलग चीज की पीएच जरूर बताऊंगा। आपका ब्लड का भी पढ़ना है, जब मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में ब्लड का पढ़ना है, कुछ एंजाइम्स की पढ़नी है, एंजाइम्स की पीएच पे काम करते हैं, जैसे सेलेब्री एमाइलेज है ना, टाइलिंग के नाम से जानती है, उस किसी पीएच पे हर एंजाइम कोई ना कोई पीएच पे ही वर्क करता है। उसका ऑप्टिमम जो एक्टिविटी होती है, उसका जो सबसे बेस्ट वर्किंग है वो पीएच उसकी निर्धारित है। इधर उधर पीएच करोगे वो वर्क नहीं करेगा। टेम्परेचर पे भी इफेक्ट होती है, एंजाइम की बात कर रहा हूं, है ना। तो वो सारी चीज आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो चुका है, प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड है, लिक्विड है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। प्रोटोप्लाज्म मॉडरेट कंडक्टर है, कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, आपको पता होगा, फिजिक्स में थोड़ा सा आपको बताऊंगा जरूर, आपको जानना चाहिए। और 3 मोड है हीट ट्रांसफर के, वो भी जानना चाहिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो प्रोटोप्लाज्म में इलेक्ट्रिसिटी मॉडरेट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लगभग मॉडरेट, न ज्यादा न कम, मॉडरेट बीच में कंडक्शन कराता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो मॉडरेट कंडक्टर है, चालक है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी आप समझ रहे हो। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन बन के आ सकती है। ये हो गई कहानी आपको आज प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म की कहानी इतना आपको पता रखना है, मोर देन सफिशिएंट है। और साथ में आपको सेल मेम्ब्रेन की जो मैंने आपको हिंट किया है, आपको वो ध्यान रखना है। सेल मेम्ब्रेन की कहानी कभी इच्छा होगी आपको जानना होगा सेल मेम्ब्रेन, तो मैं नीट में पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन, वहां पे तो लगभग 2.5 से 3 घंटा सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा मैं। एक्चुअली सारे मॉडल्स पढ़ाना है वहां पे, बट आपको इतना मैंने बता दिया सफिशिएंट। आपके क्वेश्चन इतना लेवल पे पूछा नहीं गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कब पूछ लेगा कोई नहीं जानता। ठीक है, ये आपको भी पता है कि आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, घुमा फिरा के लोग कहते हैं कहां से पूछ लिया, कैसे पूछ लिया। अरे तो भैया क्वेश्चन पूछेगा ना भैया, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं पता, पूरी कोशिका पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, और सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन ही नहीं पता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ के बताया आपको। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कहानी। और आज मैं स्टार्ट करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया, जो मुझे स्टार्ट करना था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे है आपको पता है? अगर जितने जितने थोड़े इंटेलिजेंट होंगे, जो स्मार्ट होंगे, समझ रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कहां से है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मैंने बताई थी आपको, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया मैंने बताई थी आपको, वो आर्किया बैक्टीरिया बताया था आपको, है ना। आर्किया बैक्टीरिया में ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया घुस गया,
ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया बना, तो एक तरीके से बैक्टीरिया ही तो है। माइटोकॉन्ड्रिया का एंसेस्टर कौन है, पूर्वज कौन है, बैक्टीरिया। कौन सा वाला, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, जिसको मैंने यू बैक्टीरिया बोला था, ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा गुण होगा, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया बने हैं बैक्टीरिया से, उसी वही बैक्टीरिया इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया बना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लक्षण कौन से होंगे, बैक्टीरिया वाले होंगे। इसका मतलब प्रोकैरियोट वाले लक्षण होंगे, मतलब राइबोसोम 70S वाला होगा और डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगी। ये प्रोकैरियोट की लक्षण होती है और बैक्टीरिया में ये लक्षण है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट का एग्जांपल है और इसी बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ। तो लक्षण माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से होंगे, बैक्टीरिया वाले ही होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया से ही डेवलप हुआ है। तो 70S राइबोसोम एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन प्रोकैरियोटिक है, तो हाँ ना भैया, है ना, कौन बोल रहा है नहीं है। ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया से ही तो इवॉल्व हुआ है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो भैया प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो प्रोकैरियोट के लक्षण भी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 70S राइबोसोम भी मिलेगा और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुआ है, वही बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बना है इवॉल्व होके। तो बैक्टीरिया की वो लक्षण माइटोकॉन्ड्रिया में अभी भी है, मिलती है, वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इतना दिमाग आपको लगाना चाहिए, मैं तो बता दे रहा हूं, ओवर कर रहा हूं, इतना तो आपको लगाना चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा समझ रहे हो ना, इस एग्जाम में आप कैपेबल हो पाओगे। तो ये मैं सिखा रहा हूं आपको, आप अपना भी यूज करते जाएं, ठीक है, ताकि जल्दी निकलेगा एग्जाम आपसे, ठीक है। मैं आसान कर दूं हर चीज को, तो थोड़ा आप भी थिंकिंग रखें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान कर दूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी भी थिंकिंग रखें, ठीक है ना, और कमेंट में करें, क्वेश्चन पूछे, तब आप सोचोगे ना तो क्वेश्चन मन में आएगा। ऐसा स्टूडेंट हो नहीं सकता है जिसको डाउट ना हो, वो स्टूडेंट ही नहीं है। डाउट तो होने चाहिए, वो होता भी है, ऐसा नहीं है दुनिया का हर आदमी जिसको सब कुछ आ गया हो। तो डाउट होना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। ये इंटरेक्शन करना जरूरी है। अगर आप बहुत ही सीरियस हो एग्जाम को लेके, इसी बार निकालना है, एक ही बार में निकालना है, तो जरूर ये काम आप करें, ठीक है। और रिवीजन बार बार करना ये जरूरी है, बहुत ही सोच समझ के मैं पढ़ा रहा हूं, आपके हिसाब से जितना आपको जरूरत है, क्योंकि सोचना समझना इसलिए पड़ता है बिकॉज मेरी लिमिटेशन यहाँ नहीं है, मेरी लिमिटेशन कहीं और है। और वो लिमिटेशन आप यूट्यूब पे जरूर देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, अलग अलग एग्जाम के लिए आप देखेंगे। नीट का आएगा, एमबीबीएस पे आएगी, यही बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, बी फार्मा की पढ़ाऊंगा मैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये मुझे सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भरोसा ये आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना ही दे रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए सिंगुलर, इट इज ए प्लूरल। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन एक माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो आप जो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो वो तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, क्योंकि वो प्लूरल वर्ड है। जैसे जैसे लीवर सेल के अंदर 1200 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया होती है, 1000 से 1200, 1500, 1600 के आसपास होती है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। लीवर सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला के बोलते हैं, प्लूरल है। बट एक माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो, थोड़ा सा इंग्लिश ध्यान रखना है क्या है ये, ठीक है, प्लूरल वर्ड है ये, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करो भैया। अब तो इसका यूज करूंगा। हड़प्पा सभ्यता की कहानी जाननी है, बने सुनना अच्छे से, और 3 पेरेंट बेबी जाननी है, तो ये पढ़ के समझना कॉन्सेप्ट। वहां पे मैं ये नहीं बताने लगूंगा माइटोकॉन्ड्रिया ये होती है, सीधा बोलूंगा, पर आया हूं। अब सुनो, बायोटेक्नोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही है। एक माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। फेमस यही वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये प्लूरल है। थोड़ा सा इंग्लिश आपको बता दिया, सीसेट में आता है ना इंग्लिश वगैरह थोड़ी बहुत, तो मैं मैथमेटिक्स यूज करूंगा, थोड़े बहुत इंग्लिश भी यूज करूंगा। अभी तो मैथमेटिक्स मैंने यूज किया नहीं है ज्यादा, बट करूंगा, आने दो, ज्योग्राफी वगैरह में आने दो, इन्वायरमेंट में कहाँ का यूज करना है। सीसेट है, आपको बोल नहीं पाओगे मुझे, सीसेट में उतनी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, और सीसेट तैयारी करते रहना। ना हो पाए तो बता देना मुझसे, सीसेट अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा सारा सीसेट का पोर्शन, लेकिन उससे पहले ये भी कंप्लीट कर लूँ। सीसेट में मैं पढ़ा दूंगा, अगर ना हो पाए तो जरूर बताना। वैसे मैं बाद में जरूर लेके आऊंगा, आप बोले या ना बोले, बट अगर रिक्वायर्ड है अभी तो बता दीजिएगा, मैं सीसेट का पोर्शन आपको कंप्लीट करा दूंगा, है ना, एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग वगैरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल
माइटोकॉन्ड्रियम, एक को माइटोकॉन्ड्रियम। अब मैं इसको आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाता हूं। इसकी फंक्शन में आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं क्या है इसके अंदर, और बाकी इसके जितने भी डिक्टेशन कराने होंगे, कितने पॉइंट आपको बता दूं मैं, ताकि आपका काम हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो पॉइंट में अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें दो मेम्ब्रेन है, आपको पता है सेल के अंदर दो मेम्ब्रेन वाली कितने ऑर्गेनल है, दो मेम्ब्रेन, दो झिल्ली वाली कितने हैं, दो झिल्ली वाली कितने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी दो झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट में दो झिल्ली है, न्यूक्लियस में भी दो झिल्ली है, लेकिन न्यूक्लियस वाली पोरस है ना, बीच में पोर वगैरह है आने जाने के लिए, आदान प्रदान होने के लिए, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आदान प्रदान होना है ना, उसके लिए न्यूक्लियस पोरस है। तो दो मेम्ब्रेन वाली ये हो गई। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है सेल के अंदर जिसमें डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए है, न्यूक्लियस में डीएनए है, बाकी कहीं डीएनए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जहां पे मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं है, सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं उनमें भी कोई झिल्ली नहीं है, बाकी जितने जगह जाओगे सब जगह झिल्ली मिल जाएगा, सब जगह झिल्ली मिल जाएगा। एक मेम्ब्रेन वाला, दो वाला तो आपको समझ चुके हो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, दो मेम्ब्रेन है इसमें, बाकी सब जगह झिल्ली है। राइबोसोम सेंट्रोसोम में छोड़ दो, वहां पे झिल्ली नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये हो गया। अब एक्चुअली ये ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, इसमें तो ही खेल है, क्रिस्टे वगैरह आपको दिखाना है, सरफेस एरिया बढ़ानी है मुझे इसमें, मैंने नहीं बढ़ाया, प्रकृति ने बढ़ाया है, उसको तो दिखाना पड़ेगा ना जो प्रकृति ने किया है। हम तो बस उनका किया हुआ दिखाते हैं, बस तेज बनते रहते हैं, बस बनना नहीं चाहिए, प्रकृति का किया हुआ चीज है ये। तो क्या करोगे, अभी आने दो ज्योग्राफी में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हमारी औकात क्या है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। हम तो चींटी के बराबर भी नहीं है, एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, दिख रहा है क्या, कुछ नहीं, वो उतनी भी हमारी औकात नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस पूरे ब्रह्मांड में। तो जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, तब हमको लगता है कि हमको और पढ़ना चाहिए, और समझना चाहिए, दुनिया के बारे में और जानना चाहिए, नेचर को समझना चाहिए। अदरवाइज ज़िंदगी तो ऐसे ही बीती रही है ना, खा पी के ऐसे ही बीत रहा है ज़िंदगी। कुछ प्रकृति के बारे में जान ले, दुनिया में और भी कुछ है, तब पता चलेगा हमारी अस्तित्व क्या है, जो हम इतने कूदते रहते हैं। आज का तो पता नहीं कि आज जिएंगे कि मरेंगे, किसको पता है कि आज की रात जो सोएगा वो अगला सुबह देखेगा, किसी को नहीं पता। तो जब देखते हैं अगला सुबह तो ऊपर वाले से विनती होनी चाहिए, भगवान इस प्रकृति को फिर से मुझे देखने का मौका मिला है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रकृति को फिर देखूंगा उसी प्यारी आंख से जो आंख आपने मुझे दिया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहरी झिल्ली है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो चुकी है ना, फोल्डिंग हो गई है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है उसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस ये और ये के बीच का जो स्पेस है ना, ये वाला ये स्पेस है ना, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। और एक कंपार्टमेंट ये है अंदर वाला, तो ये इनर कंपार्टमेंट है या आउटर कंपार्टमेंट, या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं या आउटर कंपार्टमेंट, और ये वाले को इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं। अंदर का पार्ट है ना, कंपार्टमेंट हो गया ना, एक तो दो भाग बढ़ चुके हैं ना, इसीलिए आउटर कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट, ये हो गया पता। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर लिक्विड भरे हुए हैं, एंजाइम्स वगैरह भरे रहते हैं अंदर में। ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह भरे रहते हैं, ऐसे ही नहीं भरे रहते हैं, कुछ काम है इसका एंजाइम्स का। ठीक है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो फोल्डिंग हो चुकी है, ये फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हुई है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे जब मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम पार्ट में, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम आपने नाम सुना होगा, और सीकम, कॉलन, रेक्टम नाम सुना होगा। तो इलियम वाले पार्ट में विलाई होते हैं, विलाई भी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो इसलिए।
तो सरफेस एरिया यहाँ पे भी बढ़ाया गया। सरफेस एरिया बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट अपने आप में फायदेमंद होती है। तो लाइफ ने ये सरफेस एरिया बढ़ाया है प्रकृति ने, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन पे। दिस इज नोन एज क्रिस्टे। बट थोड़ा सा आपको बता दूं, एक गोल्जी बॉडी मैंने बताया था आपको, वो एनिमल में कहते हैं गोल्जी बॉडी, लेकिन प्लांट सेल में डिक्टियोसोम। जस्ट ऐसा ही यहां पे है, क्रिस्टे एनिमल सेल में कहते हैं, क्रिस्टे एनिमल में, लेकिन ट्यूबुलाई प्लांट सेल में कहते हैं। क्रिस्टे एनिमल में और ट्यूबुलाई TUBULI ये ऐसा पूछ सकता है, ये प्लांट सेल में है। प्लांट कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके इनर मेम्ब्रेन को ट्यूबुलाई बोलेंगे। एनिमल सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये वाला जो पार्ट है जो फोल्डिंग है उसको क्रिस्टे बोलते हैं। लेकिन प्लांट सेल होता है ये, तो उसकी फोल्डिंग को हम लोग ट्यूबुलाई बोलते हैं। जैसे कि गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में, उसी का नाम गोल्जी बॉडी का नाम प्लांट सेल में डिक्टियोसोम, बताया मैंने, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, कुछ दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो निकला हुआ है ऐसे क्या गद्दे की तरह, हनुमान जी के, है ना, गदा की तरह, ये क्या है एक्चुअली, ये है F0 F1 पार्टिकल है, F0 F1 पार्टिकल। अब मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूं इसको निकाल के ड्रॉ करके, लेकिन आप में ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप अलाउ नहीं करती आपकी एग्जाम की इसको ड्रॉ करके दिखाया जाए, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना। F0 F1 पार्टिकल, इसको ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये वाला पोर्शन, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पे मैट्रिक्स में कौन सा डीएनए होगा, प्रोकैरियोट वाला। इसकी निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया ही इवॉल्व होकर बना था। मैंने पूरी कहानी बताई है, बार बार बताई है, आपको घुस जाए दिमाग के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अपने तैर रहे हैं क्या, राइबोसोम। वो कैसे राइबोसोम है, सब जगह तैर रहे हैं। राइबोसोम कैसे हैं, ये कैसे राइबोसोम है, दिख रहा है कि नहीं नीचे, ये एक्चुअली कैसे होंगे, 70S होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। 80S कहां होता है, यूकैरियोट में होता है, ठीक है, मतलब एक 80S यूकैरियोट के सेल में होता है। बट ये यूकैरियोट के सेल में अगर तुम माइटोकॉन्ड्रिया में घुसोगे तो 70S मिलेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद बैक्टीरिया से ओरिजिन हुआ है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, उसी की कैरेक्टर इसमें मिलेगी। और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा, ये भी बैक्टीरिया की कैरेक्टर होती है प्रोकैरियोट की, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा। तो ये 3-4 बना दिया मैंने, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, 2 धागा है इसमें, सर्कुलर है, डीएनए है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 70S राइबोसोम हो गया और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये इस बात को जाहिर करता है कि ये बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन जो है प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट के कैरेक्टर होते हैं दोनों, 70S डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और मैंने पूरी आपको घुसा दिया है दिमाग में। अगर आपने लेक्चर सारा देखा होगा तो ये समझना आपके लिए कर रहा होगा, सर आप तो रहने दो, बहुत समझ में आ गया, ऐसा आप अंदर से फीलिंग आ रही होगी, ठीक है, अगर लेक्चर आपने पहले से देखते आ रहे हो जो मेरी पुरानी लेक्चर आई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको इतना ध्यान होगा कि ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स में क्या होगा, जितने भी इंजाइम्स हैं इसके अंदर इंजाइम्स भरे हुए हैं। कौन सा इंजाइम्स, ऑल इंजाइम्स, किसके लिए, क्रेब चक्र चलना है, ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल। क्या है क्रेब साइकिल, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कहां होता है ये, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइकिल होती है ये क्रेब साइकिल, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स चाहिए क्रेब चक्र चलाने के लिए मैट्रिक्स के अंदर वो सारा एंजाइम्स मिल जाएगा आपको। तो क्रेब चक्र चलती है, कैसे चलती है मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर नुमा स्ट्रक्चर है ना, ऐसा ऐसा बना हुआ है ना, ये फोल्डिंग है, इसको क्रिस्टे बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि फोल्डिंग हुई है इनर मेम्ब्रेन की, ठीक है। उसके बाद आपको एटीपी जो बनता है, एटीपी देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनती है, क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनती है, लेकिन एटीपी बनने की जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ अलग है और क्लोरोप्लास्ट में जो अलग है उसमें जो अलग है थोड़ा बहुत, ठीक है, डिफरेंस है। एटीपी बनने की जो प्रक्रिया है, जो एनर्जी करेंसी है सेल की, एनर्जी बंडल है सेल की, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसकी प्रक्रिया अलग है एटीपी बनने की। और क्लोरोप्लास्ट में भी बनती है एटीपी, लेकिन उसकी प्रक्रिया वहां पे अलग है, ठीक है। बनती एटीपी ही है लेकिन प्रक्रिया अलग है दोनों जगह। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी है सेल की। जैसे कि हमारे देश की करेंसी रुपया चलती है, अमेरिका की डॉलर है, तो हमारे सेल बोलती है कि हमको रुपया डॉलर नहीं चलेगा, हमको तो एटीपी चलेगा, हमारी करेंसी एटीपी है, हम एटीपी ही समझते हैं। जैसे भारत में डॉलर कोई नहीं समझेगा और अमेरिका में रुपया कोई नहीं समझेगा, उसी तरह सेल के अंदर एटीपी समझेंगे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं समझेंगे। एटीपी हमारी करेंसी है, हमारी पैसा एटीपी है, तो इसलिए एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, जो कि ये बनाता है और क्लोरोप्लास्ट भी बनाता है, लेकिन दोनों प्रक्रिया अलग है बनाने का दोनों में, ठीक है।
तो कौन सी प्रक्रिया का नाम है वो आपको मैं बताऊंगा जरूर कि कौन सा प्रक्रिया का नाम है, कौन सा प्रोसेस का नाम है उसमें, ठीक है। एटीपी की फॉर्मेशन जो होती है वो यहां होती है एक्चुअली, ये एटीपी यहां पे बन जाएगा आपको। प्रोसेस बड़ा निकलती है यहाँ पे एटीपी बनने के लिए, क्या क्या प्रोसेस है मैं नाम आपको बता दूंगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है एटीपी, एडिनोसिन। ये एडिनोसिन क्या है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमाइन, साइटोसिन, ये न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा उसी में जो कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर आ रही है वहां पे आपको मिलेगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है, ठीक है। एटीपी, ठीक है। ये कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा जरूर, थोड़ा सा हल्का सा जरूर बताऊंगा। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी मैंने आपको बताई, ऐसा है एटीपी यहां बन रही है, इस सरफेस पे एटीपी यहां पे बनते हैं। तो इसके बारे में आपको अगर जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कैसे कैसे हुई, तो कॉलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, कॉलिकर। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कॉलिकर, ठीक है। मुंह से पहले बता देता हूँ, अगली क्लास में पूरा इसका डिक्टेशन कराना है, इसके बारे में जानकारी आपको लेनी है। जितना मैं यूज करूंगा फ्री पेरेंट बेबी बताने के लिए और हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति बताना है, और भी जगह मुझे बतानी है। माइटोकॉन्ड्रिया इतना आसान नहीं है, इसके जीन बताने हैं, कितने जीन है, कितने कोडिंग जीन है, कितने नॉन कोडिंग जीन है, कितने जीनोम की स्ट्रक्चर है, ये सब चीज आपको जानना जरूरी है। बट राइट नाउ अभी आपको बता रहा हूँ, कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट थे, कॉलिकर। कॉलिकर ने डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर कहाँ किया, इंसेक्ट में डिस्कवर किया। इंसेक्ट मतलब कि कॉकरोच में डिस्कवर किया। इंसेक्ट मैंने बताया आपको, याद होगा बायोलॉजी में पिछले लेक्चर में मैंने इंसेक्ट वगैरह बताया था। तो इंसेक्ट में डिस्कवर किया, कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट में, कॉकरोच में माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुई थी। उसमें भी कहा, मसल में डेवलप हुई थी, मसल में, मांस में। उस मसल में भी कौन सा, थाई मसल में डेवलप हुई थी, डेवलप नहीं डिस्कवर्ड हुई थी, थाई मसल में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कॉकरोच के थाई मसल में, ठीक है। ये कॉलिकर ने डिस्कवर किया। उसके बाद आल्टमैन एक साइंटिस्ट है, आल्टमैन ने प्लांट कोशिका में डेवलप किया, डिस्कवर्ड किया, मैं डेवलप बोल रहा हूं, डिस्कवर्ड किया, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। लेकिन नाम आप जानते ही हो, असली नाम जो आता है वो किसी और, कोई और देता है, उसके पहले किसी, उसका नाम कुछ और होता है ना, जैसे कि बबलू, बंटी, ये सब नाम होते हैं, असली नाम कुछ और ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म की कहानी, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की भी कहानी है। प्लांट सेल में खोजा अल्टमैन ने, बायोप्लास्ट नाम रखा, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया फिर किसी ने दिया होगा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया दिया। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया, बेंडा ने दिया, BENDA। लेकिन खोजा किसने पहली बार, कॉलिकर ने खोजा। कहां खोजा, कॉकरोच, इंसेक्ट के अंदर खोजा, उसके थाई मसल में खोजा, मांस में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्लांट में किसने खोजा, अल्टमैन ने खोजा, उसका नाम बायोप्लास्ट रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा ने दिया। इतना आप ध्यान रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है, कहां नहीं पाया जाता है, ये आपको पता हो जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसी को पता है, प्रोकैरियोट की कैरेक्टर मैंने बताई थी, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड, कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोशिकांग नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोट में, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं होगा, ठीक है। और आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये बताना कि रेड ब्लड सेल बोलते हैं कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये आपको बताना है। और आरबीसी के अंदर, मैं सीधा बोल रहा हूं, आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, मैच्योर आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है। एक्चुअली रेड ब्लड सेल बोलना सही नहीं है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। इसका रीजन है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसका रीजन है, आरबीसी जब पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा सेल और कॉर्पसल्स में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ मैं आज इतना ही रखता हूं। आई होप आपको समझ में आई होगी माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक चीजें। इसके डिस्क्रिप्शन में करूंगा, आपको ये सारा लिखवाऊंगा, ठीक है। और इसके जीन वगैरह बताना है मुझे, इसकी फंक्शन बताऊंगा, क्रेब्स साइकिल ये जो मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होती है, गेटवे रिएक्शन क्या है, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन नाम आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि एटीपी कैसे बन रही है, ठीक है। हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं जानना है, एकदम नहीं, ज्यादा एकदम नहीं, लेकिन जितना यूज है आपके एग्जाम में उतना जरूर जानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आई होप मजा आया होगा, मैंने समझाई है अच्छे तरीके से, एक एक पार्ट मैंने समझाया है। और नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें हम इसका डिक्टेशन करेंगे, जो इसके बारे में लिखना है अपने को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।